हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 2 लेक्चर 15 बी कर दिया इसको मैंने, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ही अभी चल रहा है तो ऊपर लिख भी दिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर में कितने तरह के एनर्जी लॉस होते हैं, तो जरा नाम याद कर लीजिए। पहले तो ये सेंटेंस याद करिए, FCIHH याद हो गया। FCIHH, तो ये लॉसेस के नाम है। पहला लॉस होता है F यानी फ्लक्स लॉस। दूसरा लॉस होता है बच्चों C यानी कॉपर लॉस। तीसरा लॉस होता है I का मतलब है आयरन लॉस। आयरन लॉस। चौथा लॉस होता है बच्चों H यानी हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस। और पांचवा लॉस होता है हमिंग लॉस, जिसको मैं अगले पेज पे लिख दिया है, जब अभी आपको बताऊंगा क्या होता है हमिंग। HUMMING, हमिंग लॉस अभी दिखाएंगे, बताएंगे सबको। तो जरा सबसे पहले सोचो फ्लक्स लॉस। देखो बेटे, प्राइमरी को और सेकेंडरी को हमने वैसे तो एक ही कॉइल पर लपेटा है ताकि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में चला जाए। लगभग चला भी जाता है, लेकिन बेटे 100% फ्लक्स प्राइमरी वाला सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाता है। कुछ लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाती हैं, तो वो तो एनर्जी है। जब एनर्जी सेकेंडरी में पहुंची ही नहीं तो आप सोचो वो एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, है ना। इसे ही कहते हैं फ्लक्स लॉस। यानी 100% फ्लक्स जो होता है ऑफ फ्लक्स, है ना, लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल cannot be associated with secondary coil, cannot be associated with secondary coil। तो सर्टेन फ्लक्स लॉस हो गया, और फ्लक्स एनर्जी है, इसका मतलब ये एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है। दूसरा होता है कॉपर लॉस। मैंने तुम्हें समझाया था, चाहे प्राइमरी कॉइल हो वो भी कॉपर की बनी है। ध्यान करो, कॉपर वायर था यहां पर, ये कॉपर वायर थी। चाहे सेकेंडरी कॉइल हो वो भी कॉपर की ही बनी है, ध्यान आ गया होगा। अब बेटे कॉपर वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। और आपको पता है कॉपर वायर का रेजिस्टेंस करंट के चलने में लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा, पावर का, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो पावर लॉस कर देगा I²R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। हालांकि कॉपर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, हम मान रहे हैं वो गुड कंडक्टर है, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होता है। इसीलिए सर्टेन एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। Certain energy is wasted in the form of heat। इस तरह से एनर्जी हीट के रूप में खराब हो जाएगी, और वो आपका एनर्जी का लॉस हो गया। कॉपर के कारण हुआ, कॉपर की वायर के रेजिस्टेंस के कारण हुआ, इसीलिए नाम पड़ गया कॉपर लॉस। क्लियर। अब आता है आयरन लॉस। ये मैंने अभी समझाया था कि हमने लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ली थी, याद करो, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। हमने उसमें कई सारे लैमिना भी करिए, यानी एक पीस नहीं लिया, बल्कि हमने कॉइल को कई पतले पतले लैमिना से मिलाकर बनाया, जिससे क्या होता है, लैमिना जो पतले पतले हैं उनके मिलके बनने की वजह से जो एडी करंट्स होती हैं उन्हें काफ़ी बड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए एडी करंट्स के रास्ते में काफ़ी रेजिस्टेंस पड़ता है स्लॉटिंग हो जाने की वजह से, इसलिए एडी करंट्स काफ़ी कम हो जाती हैं।
काफी कम होने से उनसे जो पावर खराब होती है I²R वो भी काफी कम हो जाती है। लेकिन बेटे हम फिर भी इन सब चीजों को जीरो नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एडी करंट्स जीरो ही हो जाएं और कोई पावर का लॉस ही ना हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर लॉस को एक लिमिट तक कम किया जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो आयरन की हमारी लैमिनेटेड कोर थी उसमें ये एनर्जी लॉस हुआ है एडी करंट्स की वजह से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आयरन लॉस। ठीक है, तो ये आयरन लॉस है, किसकी वजह से होता है? एडी करंट्स की वजह से। ठीक है, अब आता है हिस्टैरिसीस लॉस। आपको पता है एसी लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, ये करंट है लगातार चेंज होती रहती है। अब करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी लगातार बदलती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर है तो इधर बढ़ रहा है, फिर कम होके इधर जीरो हो गया, फिर उल्टी दिशा में बढ़ रहा है, फिर जीरो हो गया, फिर इसमें बढ़ रहा है। बहुत तेजी से ये काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो डोमेन्स का बार बार अलाइनमेंट होगा और डिसअलाइनमेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स को अपनी दिशा में करने के लिए टॉर्क लगाता है। तो डोमेन्स का बार बार अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट हो रहा है बहुत तेजी से, एक सेकंड में 100 बार अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट, तो उसमें ढेरों एनर्जी हमारी खराब जाएगी, है ना, क्योंकि बेकार में डोमेन्स घूम रहे हैं और उसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है डोमेन्स को घुमाने में। हमारा उद्देश्य डोमेन्स को घुमाना नहीं था, है ना, लेकिन वो वेस्ट जा रही है एनर्जी। अब इस वेस्टेज को कम कैसे किया जाए? आंसर कम करने का एक ही तरीका है, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जाए जिसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया काफी कम हो, जिसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया काफी कम हो। और आपको पता है जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया काफी कम होता है, इसीलिए हम जो कोर होती है ना, वो सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन की कोर लेने से ट्रांसफार्मर की क्या फायदा होगा? हिस्टैरिसीस लॉस काफी कम हो जाएंगे, हम मान रहे हैं काफी कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो तो नहीं होंगे ना। अब भी सर्टेन एनर्जी हिस्टैरिसीस लॉस में जा रही है। ठीक है, इसीलिए किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। 5 लॉस हैं जिनको कम तो किया जा सकता है लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट लॉस और समझो, इसका नाम है हमिंग लॉस। ये तुम्हें समझाएं, आप कभी ट्रांसफार्मर के पास अगर खड़े होंगे ना तो ट्रांसफार्मर में से आवाज सी आती है, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियां भिन भिना रही हों, मक्खियां भिन भिना रही हों, तो उनकी जैसी आवाज आती है। देखो मैं एक बार साउंड करके दिखा रहा हूं, ऐसे आवाज आएगी, इस तरह से आवाज आती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से सर्टेन एनर्जी साउंड एनर्जी के रूप में वेस्ट हो रही है। हम तो नहीं चाहते थे ट्रांसफार्मर में से कोई आवाज पैदा हो और ये साउंड एनर्जी के रूप में वेस्ट जाए, लेकिन जाती है, तो ये कहलाता है हमिंग लॉस। ठीक है, तो ये भी लॉस है। तो ये पांचों लॉसेस की वजह से ही किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो हमिंग लॉस समझ गए हैं? ठीक, अब बच्चों मैं बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर का कितना बड़ा इस्तेमाल होता है, उसको समझो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, रोल ऑफ ट्रांसफार्मर in transmission of इलेक्ट्रिक पावर। यानी एक ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है ये बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में। अब यहां 2 वर्ड आ गए सर, ट्रांसमिशन क्या होता है पहले तो यही बता दीजिए। तो देखो बेटे, आपको पता है सारी पावर डैम्स पर पैदा होती है, हिंदी में कहते हैं बांध, है ना, बांध पर, इंग्लिश में कहते हैं डैम।
डैम पर सारी पावर पैदा होती है ना। जैसे अब फिरोजाबाद में लाइट आ रही है, तो ये बताओ फिरोजाबाद में जो लाइट आ रही है तो क्या वो फिरोजाबाद में पैदा हो रही है? ऐसा नहीं है। ये नरोरा पर या कहीं और, मान लीजिए एनटीपीसी पर या कहीं किसी स्टेशन पर पैदा हो रही होगी, किसी डैम पर पैदा हो सकती है, जैसे भाखड़ा नांगल एक डैम है। वहां से फिर वायर्स के थ्रू एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो शहर में लाई जाती है, आप सब लोगों को पता है। तो इस तरह से डैम पर जो पावर पैदा होती है और वायर्स के थ्रू शहरों में लाई जाती है, इसे ही कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। और मैं तुम्हें बता दूं, ये ट्रांसमिशन बिना ट्रांसफार्मर के पॉसिबल नहीं है। और अगर ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो सिर्फ एसी को ही अच्छे से ट्रांसमिशन किया जा सकता है, डीसी का ट्रांसमिशन व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। और एक ये बिना ट्रांसफार्मर के ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे, उसको एक एग्जांपल से समझो। मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए दो इंजीनियर हैं, दोनों से कहा गया सिर्फ एक 22,000 वॉट पावर है, छोटी सी पावर है ये, 22,000 वॉट पावर है, इसे आप ट्रांसफर करिए, एक शहर से दूसरे शहर भेजिए। पहले इंजीनियर ने कहा ओके। उसने कहा हाँ भाई, घर में कितने वोल्टेज चाहिए? तो उन्होंने कहा 220। उन्होंने कहा ठीक है भाई, 220 वोल्ट पे मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूं। अब बताओ कितनी करंट जाएगी, है ना, ट्रांसमिशन लाइन से वो निकाल सकते हो। I बराबर P अपॉन वी, P बराबर वी आई होता है, तो I बराबर P अपॉन वी होता है। तो आप आसानी से डिवाइड कर लोगे, 22,000 में डिवाइड कर दो 220 का, तो 100 एम्पियर करंट ट्रांसमिशन लाइन में से चलेगी। उन्होंने कहा ओके चलने दो, ठीक है ओके। अब मान लो पूरी लाइन का रेजिस्टेंस 2 ओम है। मान लीजिए भाखड़ा नंगल डैम से पावर आ रही है दिल्ली तक और पूरी वायर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इतना ही होता है 1 या 2 ओम। तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस 1 या 2 ओम है, मान लो 2 ओम है। तो कितनी पावर वेस्ट जाएगी? तो पावर वेस्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पावर वेस्टेड होती है I स्क्वायर आर। I की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100 इंटू 2, यानी 20,000 वॉट पावर आपकी वेस्ट हो जाएगी। भेजी कितनी थी? 22,000 वॉट, और 20,000 वॉट वेस्ट हो गई, तो पहुंची कितनी? 2,000 वॉट। अब बताओ ऐसे इंजीनियर को काम पे रखोगे आप कि 90% तो लॉस ही कर दिया उसने एनर्जी का, 90% एनर्जी लॉस कर दिया है। यानी 100 रुपए की बिजली भेजी तो 90 रुपए की रास्ते में ही खराब हो गई, 10 रुपए की बिजली खाली पहुंचेगी। इसका मतलब ये तरीका इंजीनियर का बिल्कुल गलत है। अब दूसरा इंजीनियर था, उसने सोचा इस पावर लॉस को मुझे कम से कम करना है, तो उसने एक तरकीब लगाई। क्या किया? यहां यूज किया उसने स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप अप। और वोल्टेज बढ़ा के कर लिए उसने 22,000 वोल्ट। इतने ही किए जाते हैं शहर में, जब बिजली आती है तो 22,000 वोल्ट ही किए जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल लगभग वैसा ही लिया है। तो ये अब फायदा क्या होगा? करंट होती है P अपॉन वी, तो डिवाइड कर लो दोनों का, 1 एम्पियर की करंट चलेगी। मान लो वायर का रेजिस्टेंस अभी भी 2 ओम ही मैं मान ले रहा हूं, तो बताओ पावर वेस्टेज कितनी जाएगी? पावर वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट विल बी I स्क्वायर आर। I स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 2, ओनली 2 वॉट पावर वेस्ट होगी। तो 22,000 वॉट में से 2 वॉट तो नेग्लिजिबल है, इतना वेस्टेज हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इस इंजीनियर का काम सही है। लेकिन बेटे शहर में इतने हाई वोल्टेज पर लाइट को नहीं लाया जा सकता है, तो आप बाहर बाहर तो ले आइए। जैसे जैसे घनी आबादी होती जाएगी, पॉपुलेशन डेंस होती जाएगी, आपको वोल्टेज कम करने पड़ेंगे। तो कम कैसे करें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे उन्हें कम करते चले जाओ, ठीक है।
आबादी ज़्यादा हो जाए तो कम कर लो। जैसे फिरोजाबाद में लाइट आसफाबाद पर जब आती है, जिसे आसाबाद हम लोग कहते हैं, तो वहाँ 22,000 वोल्ट होते हैं, 22,000 वोल्ट होते हैं, सॉरी बेटे। अब मान लीजिए वहाँ से मेन फीडर में आई ये बाईपास वाला, तो 11,000 वोल्ट कर दिए। फिर और सब फीडर में आई तो लाइट के वोल्टेज और कम कर दिए। अब घर के बाहर ट्रांसफार्मर और रखा होता है गली के बाहर, वहाँ 440 वोल्ट पर ही लाइट आती है, तो वो ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट को 220 वोल्ट करके घरों में देता है। धीरे धीरे क्यों कम कर रहे हैं? जितना वोल्टेज जहां तक हो सके हाई रखोगे उतनी ही पावर आपकी कम वेस्ट होगी। तो आप कहोगे वोल्टेज हाई ही क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज से बेटे अगर कभी वायर टूट जाती है या कोई फॉल्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए घनी आबादी में वोल्टेज कम करना मजबूरी है। इसलिए डैम पर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और बाकी फिर पूरे शहर में फीडर, सब फीडर, हमारी गली के बाहर हर जगह लगते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? पावर वेस्टेज को काफी कम किया जा सकता है। एक तो ये मेन कारण हो गया पहला। अब कोई बच्चा कहे सर और भी कोई वजह है? हाँ, और भी समझो, दूसरी वजह समझो। एक और वजह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें अभी समझाया था जितनी ज्यादा करंट हो उतनी मोटी वायर चाहिए। तो 100 एम्पियर की करंट है ना, तो हमें बहुत थिक कॉपर वायर चाहिए, वेरी वेरी थिक कॉपर वायर। कॉपर वायर की मोटाई करंट पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहां करंट चाहिए सिर्फ 1 एम्पियर की, तो यहां चाहिए थिन कॉपर वायर। तो पूरे रास्ते में बेटे आपको यहां पर मोटी तारें चाहिए, यहां पतली तार चाहिए। तो आपको बताओ इकोनॉमिकली कितना फायदा होगा? है, मान लो ये तार आ रही है एक उदाहरण के लिए 5 रुपए मीटर, तो ये आएगी 50 रुपए मीटर। अब सोचो देश में करोड़ों मीटर तार लगती है, तो कितने करोड़ों अरबों रुपए का फर्क पड़ेगा इस बात से, है ना। फिर बेटे उन तारों को बीच बीच में तो पता है हमें लगाने पड़ते हैं पोल्स, खंबे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि तार ऐसे तो लटक जाएगी। तो मोटी तार के लिए खंबे भी मोटे लगाने पड़ेंगे और तार लटकेगी भी बहुत। अगर तार पतली होगी तो खंबे भी पतले लगाने पड़ेंगे और तार कम लटकेगी, क्योंकि इसमें वजन कम होगा, तुमने देखा होगा। तो बेटे इन मोटे मोटे खंभों को लगाने में भी बहुत पैसे लगेंगे। पहले मोटी तार, फिर सपोर्ट के लिए मोटे मोटे खंभे, बहुत ही खर्च ज्यादा है। यहां पतली तार और सपोर्ट के लिए पतले खंभे पूरे सिस्टम में। देश में कोई एक आध पोल तो लगता नहीं है, देश में बेटे करोड़ों अरबों खंभे लगे हुए हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा अंतर पड़ेगा। फिर अगर ये तार कभी टूट जाए, आंधी तूफान आई तार टूट गई, तो सोचो इस तार को जोड़ना कितना मुश्किल है। और जिससे टकराएगी, जिस घर से या किसी आदमी से या उसकी प्रॉपर्टी से अगर टकरा गई तो कितना बड़ा नुकसान होगा उस आदमी का, है ना। कितने लोग मारे जा सकते हैं। ये तार टूटेगी तो नुकसान भी काफी कम होगा और इसको जोड़ना भी आसान होगा। पतली वायर है, 2-4 आदमी खींच के जोड़ लेंगे। इसे तो हाथ ही लाने पड़ेंगे जोड़ने के लिए इतनी मोटी तारों को। तो इन सब वजहों से कुल मान के ये समझ लो बेटे कि हाई वोल्टेज करने के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता है। हाई वोल्टेज करने से ही हम एनर्जी लॉस काफी कम कर पाते हैं, है ना। दूसरी बात, तार जो चाहिए वो पतली यूज होती हैं, सपोर्टिंग पिलर्स पतले यूज होते हैं, और इससे खरबों रुपयों की बचत हर साल होती है। बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स आर सेव्ड एवरी ईयर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिना ट्रांसफार्मर के किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। और ट्रांसफार्मर से स्टेप अप और स्टेप डाउन सिर्फ एसी को किया जा सकता है, डीसी को नहीं, क्योंकि डीसी में बदलती ही नहीं है, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट ही नहीं होता, वो तो एक कांस्टेंट करंट है। इसीलिए डीसी का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड सिर्फ कौन सी करंट यूज होती है? एसी, वर्ल्ड वाइड। डीसी का रोल हमारे जीवन में बहुत कम है, मेन रोल एसी का है।
वर्ल्ड वाइड एसी ही यूज़ की जाती है, इसीलिए क्योंकि उसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है, उसे स्टेप अप किया जा सकता है, उसे स्टेप डाउन किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से एसी इज़ फार फार बेटर देन डीसी, ये भी समझ लो। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ट्रांसफार्मर वाला ये चैप्टर तुम्हारा, ट्रांसफार्मर वाला ये टॉपिक तुम्हारा ख़त्म हो गया है। इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, मुझे उम्मीद है टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू बेटे।